ये लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। ये ऐसा टॉपिक है जिस पे 4 नंबर का क्वेश्चन, पहले 6 का आता था लेकिन अब 4 नंबर का क्वेश्चन इस पे आता है। हो सकता है 6 का भी आ जाए, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने दोनों चैप्टर पढ़ लिए, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, बट उसकी एप्लीकेशन अब लास्ट टॉपिक में आई है। एप्लीकेशन क्या है? जो हम 9th-10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, याद होगा 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, तो उसमें 4 तरीके का मेथड होते थे सॉल्व करने के। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और रिडक्शन मेथड। उससे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते थे। यहाँ पर हमने वही करना है, लेकिन 2 वेरिएबल भी बन सकता है और 3 वेरिएबल भी बन सकता है, बट यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। हमने वो एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाना, उसमें लिखा होगा यूजिंग डिटर्मिनेंट और यूजिंग मैट्रिक्स या यूजिंग इनवर्स, इसीलिए। वरना अगर नहीं लिखा हो तो हम तो नॉर्मल 10th क्लास वाले तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को। तो एप्लीकेशन है क्या? सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स। और 1 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो इस पर आ जाता है, चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट याद हो तो 10th में भी पढ़ा था। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका, या तो एक ऐसा लीनियर इक्वेशन, ऐसा सिस्टम जिसके एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो, मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। ये हम 10th में पढ़ के आए हैं, वो बिल्कुल सेम है। या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। ऐसे सॉल्यूशन सिस्टम को क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट। और ऐसे जिसका नो सॉल्यूशन हो उसको इनकंसिस्टेंट। अब जब 10th में पढ़ा था तो इसके लिए तो हमने एक तरीका पढ़ लिया था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो नो सॉल्यूशन हो जाता था। वो तो लीनियर इक्वेशन था, अलजेब्रिक मेथड था। लेकिन कैसे चेक करेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है यूजिंग डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, वो देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास ये 3 इक्वेशंस दे रखे हैं, ये मैंने एनसीईआरटी से ही पिक किया है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब अगर मैं इसको सेपरेट 3 मैट्रिक्स में लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? जो भी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट हैं साइन के साथ, एलएचएस में जो है साइन के साथ, उनके कोएफिशिएंट्स यहां पे लिख दिए, उसको ए मैट्रिक्स नाम दे दिया। ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। एक्स वाई जेड को आपने ऐसे लिखना है, 3 रो और 1 कॉलम। अब ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे a इंटू एक्स, तो वो 100% b के इक्वल आएगा। और देखो मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं, रूल मैच कर रहा है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर भी 3:1 है, वो भी मैच कर रहा है हमारा। तो इसका मतलब a इंटू एक्स इज इक्वल टू b, ये एक इक्वेशन बन गई। आप खुद भी मल्टीप्लाई करके देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू d1, तो यही आ जाएगा ऊपर वाला। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू रिस्पेक्टिव d2 d3, तो यही इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को हमने बस 3 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। अब इसमें बनते हैं 2 केस। तो ये तो जनरल इक्वेशन है, ax इज इक्वल टू b, ये बनती ही बनती है। इसमें होता क्या है, आपका जो a मैट्रिक्स है वो 2 तरीके का हो सकता है। पहला, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज में, जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो। अगर ऐसा है तो 100% उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब x, y और z की वैल्यू यूनिक आएगी। सो दिस इज योर फर्स्ट केस जिसमें a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलैरिटी कैसे चेक करते हैं? डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको निकालनी आती है, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हो। अगर वो 0 के इक्वल ना आए, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसका मतलब पक्का उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और इन्वर्स निकालेंगे कैसे, वो तो आपको पता ही है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो आंसर आएगा ए इन्वर्स का, उसको बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स का आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, इसका समझ आ जाएगा। बट पहला केस याद रखना है,
A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा केस पढ़ते हैं जिसमें A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर ऐसा हो जाए, आपने तीन मैट्रिक्स बना लिए A, X और B, और उसके बाद A की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली और वो जीरो आ रही थी। अगर A की डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A समथिंग अपॉन में जीरो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी वो पूछता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो ये बताओ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मांगेगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमने सिर्फ वही इक्वेशंस पढ़नी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट वाली नहीं करनी है। लेकिन कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए एक नंबर में वो पूछ लेता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ठीक है जीरो आ गया, बट ये बताओ कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसको मल्टीप्लाई कराना है बी से। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो के इक्वल आए, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आएगा तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। अगर वो भी जीरो आता है तो वो कंसिस्टेंट है, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, हम कोई एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। एक्स वाई जेड की वैल्यू फिर बोल रहा हूं निकालने के लिए नहीं आएगी, वो सिर्फ यूनिक वाले केस में आएगी जो हमने पहला केस पढ़ा जिसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए ए। लेकिन अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आएगा, तो आपने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करना है। अगर वो भी जीरो आए तो कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो के इक्वल ना आए तो वो इनकंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन है। तो एक नंबर में अगर वो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बोल दे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं आए तब तो बहुत आसान है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया पहले वाला केस, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर जीरो के इक्वल आए तो फिर आपको ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। वो भी जीरो के इक्वल आता है तो कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जीरो के इक्वल नहीं आता तो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये इक्वेशंस दे रखी हैं पेपर में, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है या तो उसमें ऐसे इक्वेशन दे रखी होती है, वरना वर्ड प्रॉब्लम देते हैं और उससे आपको तीन इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, विच इज़ एग्जाम्पल 29 भी ऐसा है, और दो तीन क्वेश्चन आगे दे रखे हैं एनसीईआरटी में। ये तीन मैंने एग्जाम्पल 28 लिए, तीन इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको तीन ध्यान ये रखना है, एक्स वाई जेड एलएचएस में होना चाहिए और आरएचएस में सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचनी चाहिए। अब ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स कैसे बनता है? ए मैट्रिक्स जो होता है वो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं, मतलब 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 है ये 2। फिर एक्स वाई जेड को इसी फॉर्मेट में लिखना है 3:1 के मैट्रिक्स में। कोई भी ऐसे नहीं लिख देगा एक्स वाई जेड, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना है 3 रोज 1 कॉलम ताकि मल्टीप्लाई हो सके। और बी भी आपने ऐसे ही मैट्रिक्स लिखना है, ए तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही 3/3 का। सो बी क्या होगा? ये जो कांस्टेंट से मैट्रिक्स बन रहा है इधर आ जाएगा। सबसे पहले आपने चेक करना है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ रही है। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करो, सबसे पहले ये चेक कर लो, पता चले डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही हो तो फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल लिख दोगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सो वी कैन नॉट फाइंड एनी डेफिनेट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। क्योंकि डिटर्मिनेंट, और ऐसा क्वेश्चन वो देगा ही नहीं 4 या 6 नंबर में जिसमें ऐसा डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही हो। क्योंकि इस केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रही है -7, मैंने रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड, -17 सॉरी, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड किया, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स निकालते कैसे हैं, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। क्या होता था एडजॉइंट ऑफ ए? जितने भी ये एलिमेंट्स लिखे हैं इनका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकलता था? aij इंटू -1 की पावर, सॉरी -1 की पावर i प्लस जे इंटू mij, नॉट aij नहीं होता स्मॉल वाला, -1 की पावर i प्लस जे इंटू mij माइनर। सो ये निकल गया कोफैक्टर। कोफैक्टर्स का अगर आप ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट आ जाता है। सो हमने एडजॉइंट निकाल लिया, उस एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कराया। अब मैंने सारे डिवाइड करके ऐसे डेसिमल में नहीं लिखना, अंदर 17 -1/17 मत लेके जाओ, उसको बाहर ही रहने दो अभी। सो ये ए इनवर्स का आंसर हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अपॉन का मतलब 1 अपॉन दैट नंबर से मल्टीप्लाई कराना है।
अब ये ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स को अब इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स कैसे आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये ए इनवर्स जो पीछे निकाला था वो एज इट इज लिख दिया, इंटू बी कर दिया। अब पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई कराया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 8 -8, -5 इंटू 1 -5, -1 इंटू 4 इज -4, दैट कम्स आउट टू बी -70। ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, उससे आंसर आ गया -17 -34। देखो कितना आसान हो गया। अब आप -17 से जब डिवाइड कराओगे तो माइनस से माइनस कटा, 17/17 1, फिर माइनस से माइनस कटा, 34/17 इज 2, फिर माइनस से माइनस कटा, 51/17 इज 3। सो ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, सॉरी y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब जो होमवर्क है वो क्या है, एक तो आपको ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 4.6 एंड मिसलेनियस, अब मिसलेनियस भी करनी है और ऑब्वियसली एक्सरसाइज भी करनी है 4.6। एक बार ही कर लो, ऑल्दो एक लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे मोनोटनस से एक जैसे से लगेंगे, बट फिर भी एक बार ही सारे कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। और मिसलेनियस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मिसलेनियस के एग्जाम्पल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पूरी मिसलेनियस पूरे एग्जाम्पल्स करने हैं। एक एग्जाम्पल आपको 32 बहुत तंग करेगा, बट उसका कोई और तरीका नहीं है। बेटर है कि उसके जो स्टेप्स हैं उनको याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, वो जल्दी तरीके से हो जाता है। ऑल्दो और तरीके हैं करने के, बट उससे टाइम ज़्यादा लगता है। तो एग्जाम्पल 32 के जो स्टेप्स हैं, नो अदर चॉइस, आपको वो याद रखने पड़ेंगे कि इस स्टेप के बाद यही करना है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए, तभी वो जल्दी से हो पाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल सारे करने हैं। एग्जाम्पल 32 भी इंपॉर्टेंट है, 31 भी इंपॉर्टेंट है, 33 भी इंपॉर्टेंट है। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज 4.6, एक्सरसाइज 4.6 के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वीडियो से पहले मुझे अपने डाउट्स बता देना, इनमें जो भी डाउट्स हो वो नेक्स्ट वीडियो एक और बना लेंगे इसी चैप्टर की, और फिर ये चैप्टर क्लोज करके सेकेंड चैप्टर करेंगे, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।